नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलश यात्रा को रवाना किया। कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी में आयोजित होने वाले गुप्तकालीन भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए संपूर्ण देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया गया है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से रवाना किया। इस दौरान महामंडलेश्वर श्री 1008 डॉक्टर स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज, पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय और समिति के सदस्य मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस प्रयास की सराहना की। बहुत पवित्र काम, बड़ा पुण्य काम है और सच में बड़ी अद्भुत प्रकल्पना है कि हमारी सभी प्रमुख नदियों का जल यहाँ से देवभूमि से सूर्य भूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है और ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण बनेगा। मैं सभी जो इस भक्ति के काम में, श्रद्धा के काम में, आस्था के काम में, सनातन के काम में लगे हैं, सबको जोड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबकी भलाई के लिए, सबके उत्थान के लिए और देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं श्री विनय राय जी और उनकी पूरी टीम, पूज्य महाराज जी। मैं सभी टीम वालों को सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। तो जो पर्यटन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और आस्था हर व्यक्ति की है इस समय। तो मुझे लगता है अगर किसी भी स्टेट की टूरिज्म को बढ़ाना है तो धर्म स्थलों का विकास जरूरी है। और आज की तारीख में जल ही जीवन है जो कहा जाता था वो चरितार्थ हो रहा है। आप देख रहे हैं भारत सरकार ने जैसे ही एक नदी के जल रोकने की बात की, दुश्मन देश में कैसे खलबली मच गई। तो मेरा मत है कि हर नदी को जीवन मिले, उसके प्रति आम आदमी जागरूक हो, उसको स्वच्छ रखे, उसको किसी तरह से अतिक्रमण न करे। इसलिए उस उद्देश्य से हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने भी देश की प्रमुख नदियां हैं वहां तक हम जाएं, इसी बहाने उसका हम विजुअल भी बनाएं, वहां का जल भी लें और लोगों को बताएं कि इस जल का भी इतना महत्व है कि भगवान सूर्य पर अर्पित होने वाला है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तीसरा वर्ष है। तो पहली यात्रा हम लोगों ने जो की थी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी ने जल हम लोग को समर्पित किया था देवभूमि का, और आज फिर लगभग 22 नदियों का जल हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए हम तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने इस विशेष अनुष्ठान में अपना समय दिया और इस यात्रा को रवाना करने के लिए अपना समय निकाला। लेकिन इसके साथ साथ ये यात्रा देवभूमि से हम लोग लखनऊ तक पहुंचेंगे। सारा जल लखनऊ में इकट्ठा होगा। लखनऊ से बाबा विश्वनाथ नगरी काशी जाएगा, वहां से फिर दुर्वासा ऋषि के असली आजमगढ़, देवराबाग के असली देवरिया होते हुए कुशीनगर पहुंचेगा। और 31 जुलाई को भगवान सूर्य का इन सभी जगहों से जो जल इकट्ठा किया गया है उस जल से जलाभिषेक किया जाएगा। ऐसी शुरुआत तो हमने जीवन में पहली बार देखा कि हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जल लेकर के यहाँ से आप लोग गोरखपुर में कुशीनगर में जो प्रोग्राम हो रहा है, तीसरा प्रोग्राम शायद है, ऐसा लोग बहुत ही लोग कम करते हैं। जो आप लोग ये यात्रा निकालेंगे आजमगढ़ से वहाँ का कुशीनगर तक, ऐसा अभी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और ऐसे ही कार्यक्रम आप हर साल करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे देश भर से 151 पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया जा रहा है और इसका क्या महत्व है, क्या मकसद है इसके पीछे। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से खुद जो अध्यक्ष हैं विनय राय जी, उन्होंने जो समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि हम लगातार जो है उत्तराखंड के साथ ही जो देश भर की नदियां हैं उनके पवित्र जल को एकत्रित कर रहे हैं। उद्देश्य सीधे तौर पर यही है कि आज अगर हम बात करें तो जल ही जीवन की बात कही जाती है, नदियों को जीवित करने की बात कही जाती है और ऐसे में इस अभियान को आगे बढ़ाना और इसका शुरुआत जिस तरह से की गई और उसके बाद अंत जो है वो सूर्य भगवान को जल जो है वो जल को जो उनको जो है चढ़ाकर जो है वो खत्म किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये अभियान है और ऐसे अभियान से जुड़ना हर किसी के लिए एक सौभाग्य की बात है। फिर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना की यहाँ पर जो है यहीं से निकलती हैं। इसके साथ ही कई सारी मंदाकिनी जैसी नदी, भागीरथी यहाँ से है, अलकनंदा यहाँ से है। ऐसी नदियां हैं जो कि देश भर में पहचानी जाती हैं, जिनका अपना महत्व है और देव हो या दानव हो सभी इन नदियों में जो है स्नान करते थे। फिर देवताओं की बात करें तो अपने आप में देवताओं के लिए भी ये पवित्र नदियां थी। तो ऐसे में अगर एक आदमी वो कुशीनगर में बैठा हुआ आदमी है उस तक ये जल पहुंचता है और वो भी इस जल को अगर महसूस करता है, अगर उसके पास भी थोड़ा सा ये जल पहुंचता है जो 151 नदियों का जल मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा महत्व बढ़ा देगा। और जिस तरह से अभियान चल रहा है, ये समिति इस अभियान को आगे बढ़ा रही है।
तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, जिसकी सराहना खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की है। जी योगेश, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वे न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, बल्कि सनातन धर्म के सच्चे रक्षक भी हैं। कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजन से ठीक पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश भर में सक्रिय ढोंगी, फर्जी और भेषधारियों के विरुद्ध ऑपरेशन काले निमी शुरू करने के निर्देश देकर अपनी धर्म रक्षक छवि को और भी मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि धार्मिक भेष में जनता को ठगने वाले, विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाने वाले फर्जी साधु संतों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी जनपदों में पहुंचते हैं। इस दौरान कुछ भेषधारी धार्मिक चोगा पहनकर आम जनता को ठगने का कार्य करते हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं सीधे तौर पर आहत होती हैं। ऐसे में सीएम धामी का ऑपरेशन काले नेमी धर्म के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। सीएम धामी का साफ तौर पर कहना है कि आस्था और सुरक्षा दोनों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस पर कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस प्रकार त्रेता युग में असुर काले नमी ने साधु का भेष धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में अनेक काल नेमी सक्रिय हैं। ऐसे भेषधारियों को उजागर कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हमने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है। जिस प्रकार से काल नेमी पहले के समय में जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, उस समय रास्ते में अपना भेष बदलकर, छद्म भेष बदलकर तमाम तरह से उनको भटकाने का प्रयास कर रहा था। हनुमान जी तत्काल जान गए थे और उन्होंने उस कालनेमी का अंत कर दिया था। आज सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले, आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाले, धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात करने वाले ऐसे छद्म भेष बनाकर जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी पहचान का नाम ही ऑपरेशन कालनेमी है। इसको चलाया जाएगा और ऐसे बेस में जो भी छद्म भेषधारी हैं उन सभी को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह देवभूमि है, जो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है और देवभूमि है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को आघात पहुँचे। इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे जो साधु संत के भेष में जो ढोंगी घूम रहे हैं उन पर क्या कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अगर कहें प्रदेश सरकार ने एक इस बड़ी अभियान की शुरुआत की है ऑपरेशन कालनेमी की, और आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह ही शायद 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि अपना अगर कहें तो भेष बदल कर वो लोग रह रहे थे यहाँ पर उत्तराखंड में। देहरादून पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। यानी कि ऐसे लोगों पर जो कि धर्म की आड़ में, धर्म का नाम लेकर, धर्म का चोला पहनकर वो लोग आम लोगों के बीच में जाते हैं, महिलाओं को ठगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो है ये इस तरह की अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जैसे बताया कि लोगों को लूटा जाता है, महिलाओं को लूटा जाता है और ऐसे लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं है। और पुलिस भी इसको लेकर पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। पुलिस भी अब लगातार जो है इस पर कार्रवाई कर रही है, देख रही है कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं और उन लोगों को अब गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया योगेश सेमवाल ये जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड सेरेमनी के सफल आयोजन के लिए तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए ये शुभारंभ मील का पत्थर साबित होगा। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने सरकार के 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग पर सवाल खड़े किए हैं। दासोनी ने कहा कि धामी सरकार की हवा हवाई है। इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश का युवा बेरोजगार रह गया है।
1 लाख करोड़ से भी अधिक का अब तक ग्राउंड पर निवेश आ चुका है। इसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी के लिए देश के एसओसी गृह मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी उत्तराखंड प्रवास पर आने वाले हैं और मुझे लगता है ये कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य के चौमुखी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है और उत्तराखंड राज्य औद्योगिक राज्य बने और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। ये इस तरह से मुझे लगता है इससे एक उम्मीद लोगों में जगी है। यहाँ आते हैं अमित शाह जी और यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास लाखों के प्रोजेक्ट्स का करते हैं, पर मैं याद दिलाना चाहती हूँ इस राज्य सरकार को कि त्रिवेंद्र रावत जी की जो 57 विधायकों वाली प्रचंड बहुमत की और ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उसमें इन्वेस्टर्स समिट किया गया। 100 करोड़ की लागत से वो इन्वेस्टर्स समिट हुआ था और उसमें 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, ऐसा बताया गया था। कितने धरातल पर उतरे, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। आज भी जनता, विपक्ष और मीडिया ऊहापोह की स्थिति में है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानेंगे ग्राउंड सेरेमनी की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं, क्या निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? देखिए, मैं बात करूं इन्वेस्टर समिट की। उत्तराखंड में पिछली बार जब दो इन्वेस्टर समिट हुआ था तो उसमें लाखों के एमओए साइन करने की बात हुई थी और जो ये थे अभी 1 लाख करोड़ की जो बात हुई है कि इन्वेस्टर समिट उनका जो रोजगार आया है उत्तराखंड में उसका लेकर बैठक होगी और उस पर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और वो हल्द्वानी में इसकी बैठक करेंगे और उसको जो है कहाँ कौन कौन से उद्योग लगेंगे और इस पे जो है चर्चा होगी, तो उसको लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी कार्य पूरे किए गए हैं कि क्यों, किस तरीके से और क्या इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा प्रदेश को और किस किस मुद्दे पे चर्चा होगी, उसके लिए सभी को तैयार करने की बात की गई है। और साथ ही उस पे जो है कांग्रेस ने लगातार हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और जो है प्रदेश में रोजगार नहीं है, जो रोजगार था वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन आज जो है केंद्रीय मंत्री जब आएंगे, पिछली बार भी आए तो सिर्फ वो शिलान्यास करके जाते हैं लेकिन रोजगार दे के नहीं जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे प्रदेश के लिए। जी, कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है और उत्तराखंड को कैसे फायदा होगा? देखिए, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगर उत्तराखंड के दौरे पे जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ शिलान्यास करके जाते हैं, तो ये फायदा होगा कि अगर कुछ चीजों को बढ़ावा देते हैं, कुछ रोजगार को बढ़ावा देते हैं तो वो सबसे बड़ा फायदा है। अगर कुछ जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, कुछ भी चीजों में उसको अगर उसमें भाग ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर जो है शिलान्यास करेंगे और उसमें जो है उत्तराखंड के रोजगार में जरूर बढ़ावा मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी ये जानकारी देने के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के तहत चमोली में नाम निर्देशन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान जनपद में जिला पंचायत सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत और सदस्य ग्राम पंचायत के 4,203 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं, जबकि इस दौरान 186 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित तिथियों के अनुसार नामांकन और नाम निर्देशन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद में शांतिपूर्ण और सफल मतदान प्रक्रिया के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रुड़की में कावड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए कावड़ियों ने हंगामा किया। बता दें, रुड़की में हरिद्वार रुड़की राज्य मार्ग पर बेलडा गांव के पास कावड़ियों ने कार चालक पर कावड़ में टक्कर मारकर खंडित करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कावड़ियों के द्वारा तांडव मचाते हुए स्कॉर्पियो कार में तोड़फोड़ की गई। मौके पर पहुंची पुलिस कुछ कावड़ियों को पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गई। आपको बताते चले कि रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार रोड पर बेलड़ी गांव के पास हरिद्वार से जल लेकर अपने लक्ष्य की ओर जा रहे कावड़ियों
कावड़ियों ने जिला प्रशासन पर लिखी एक स्कॉर्पियो कार पर कावड़ को खंडित करने का आरोप लगाकर जमकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान कावड़िए हाईवे पर खुलेआम तांडव मचाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया गया है कि जिला प्रशासन लिखी हुई कार हाईवे से बेरड़ी गांव के पास से गुजर रही थी, तभी कुछ कावड़ियों के द्वारा स्कॉर्पियो कार पर कावड़ को खंडित करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में आसपास के कावड़िए इकट्ठा हो गए, जिन्होंने हाईवे पर खुलेआम तांडव मचाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला और प्रशासन ने हंगामे के बाद क्या कदम उठाया। जी सपना, अगर बात की जाए रोड की जैसे आज पहला दिन है शिवरात्रि 23 तारीख की शिवरात्रि है, उसी को देखते हैं यहाँ पर जो कावड़ चल रही है, कावड़ चलने में एक कावड़ खंडित का जो आरोप लगा कावड़ियों ने, ये हम नहीं कह सकते कि वो खंडित हुई या नहीं। जिला प्रशासन की जो गाड़ी थी वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसी प्रकार से पिछले 4 या 5 रोज पहले एक नगला इमरती के पास इसी प्रकार से कावड़ियों ने एक पति पत्नी और उनके बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा था। ये जो बवाल हो रहा है पिछले 3-4 दिन से, इस प्रकार से अभी कावड़ का पहला ही दिन था और ये इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली और चारों कावड़ियों को पुलिस अपने साथ ले आई थी और अभी तक ये सूचना आई है कि उनका चालान पुलिस अभी 2 बजे के आसपास में चालान करती है और उनको जेल भेजेगी। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, हमें ये जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा विभाग की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही है और अब कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल ढाबों की चेकिंग करते हुए टीम पर दूध, दही, मसाले और अन्य दुकानों की भी जांच कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग चाहता है कि 4 धाम और कावड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को साफ सुथरा और शुद्ध भोजन मिल सके, इसके लिए टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के औषधि नियंत्रक ताजवीर सिंह का कहना है कि 4 धाम यात्रा के तहत पहले से ही लगातार सैंपलिंग करने का कार्य किया जा रहा है ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहे और कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालुओं को गलत खाना न परोसा जाए। इसके लिए फूड इंस्पेक्टर की भी तैनाती की गई है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके और फूड ऑन व्हील यानी कि फूड वैन लैब के जरिए भी चेकिंग और फूड सैंपलिंग ली जाएगी। आज से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसको देखते हुए मंगलौर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। बता दें, इसी के तहत कोतवाली शांति कुमार के नेतृत्व में नगर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उनके साथ भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। मंगलौर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि नगर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वह अपना अतिक्रमण खुद हटा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आने वाले सभी कावड़ियों का स्वागत है और किसी ने कोई हुड़दंग करने का प्रयास किया तो उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही तेज आवाज में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि कम आवाज में भक्ति के गीत बजा सकते हैं। यात्रा के दौरान जो हमारा अतिक्रमण हो रखा है इसको हटाना है और थोड़ा सा जनता में संदेश देना है कि कावड़ यात्रा को सकुशल, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, कम पड़ेगी तो और आ जाएगी। किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं होने दिया जाएगा। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसमें अमल में लाई जाएगी। धार्मिक आस्था के गाने बजाएं और एक अपने निर्धारित वॉल्यूम में बजाएं। अगर डीजे बजा के हुड़दंग करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। फ्लैग मार्च का जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक करेंगे। अभी बारिश का मौसम है, सभी कांवड़ियों का हरिद्वार नगरी में, धर्म नगरी में स्वागत है और आप अपनी धार्मिक आस्था के साथ आए हैं तो आप अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखें और गंगा माँ का पवित्र जल ले जाके अपने गंतव्य पे अर्पित करें। किसी तरह का हुड़दंग या किसी को कोई परेशानी हो ऐसा कृत्य ना करें। पौड़ी में डीएम ने समीक्षा बैठक की जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें, पौड़ी के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आवास, पार्किंग और अवस्थापना परियोजना की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों की बैठक कर उन्हें निर्देश दिए कि जनपद में जो कार्य पूरे हो चुके हैं उन्हें तत्काल संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए।
उन्होंने चेतावनी भी दी कि कार्यों के लंबित रहने पर कार्यदायी संस्था से वसूली की जाएगी। डीएम ने कहा कि बाजार से दूर पार्किंग बनाना व्यर्थ है, इसलिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ही पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित किए जाएं। कैंटिलीवर पार्किंग के लिए स्थान चयनित करने व पैठाड़ी व श्रीनगर बाजार में साइनेज बोर्ड लगाने तथा पैठाड़ी पार्किंग मार्ग को सुधारने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी निर्माण से पूर्व उपजिलाधिकारी, जिला विकास प्राधिकरण और कार्यदायी संस्था की संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाए ताकि उपयोगिता और औचित्यता की सुनिश्चितता की जा सके। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पौड़ी शहर में पार्किंग की काफ़ी समस्या रहती है, जिसके कारण काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन भी होता है और एक भी गाड़ी अगर मूव होती है तो सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके दृष्टिगत आज काफ़ी डिटेल्ड एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई कि जो रोड है वहाँ पे कहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे कैंटिलीवर पार्किंग हम कुछ जगहों पे खट साइड में बनाने का इस पर भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। और भी कहाँ हमारे रोड के आसपास जो ये मेन रोड है हमारी धारा रोड और मॉल रोड के आसपास कहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस अवेलेबल है, इसके लिए भी हम लोगों ने स्पॉट इंस्पेक्शन कमेटी भी बनाई है, जिसमें एसडीएम और हमारे डीडीए के मेंबर्स और कार्यदायी संस्था ये लोग जाके एक बार स्पॉट भी एनालिसिस करेंगे, सो दैट हम जो भी पार्किंग बनाए वो आइडियल लोकेशंस पे बनाएं, जिससे कि वहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो और हमारी ट्रैफिक कंजेशन में कुछ सहूलियत हो सके। रुड़की में सड़क किनारे खाने की दुकान लगाने के पीछे दो महिलाओं में मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर टूट पड़ी, जिसके चलते दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का पास खड़े एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल रामनगर कचहरी के सामने कई लोग सड़क किनारे खाने का सामान की दुकान लगाते हैं। दुकान लगाने को लेकर दो महिलाओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच गाली गलौज भी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। मानसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में सरकारी अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल की बात करें तो यहां डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुकाम को लेकर लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट अनिल कुमार नैथानी ने जानकारी दी और बताया कि वर्षा काल में विभिन्न प्रकार के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। अस्पताल में दवाइयाँ समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया, सामान्य सर्दी, जुकाम, टाइफाइड सहित अन्य दवाई भी शामिल है। साथ ही बताया कि अस्पताल की ओपीडी की बात करें तो करीब 2500 से 3000 के बीच मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार मानसून की बारिश देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा एक बार फिर मौसम की ताज़ा जानकारी साझा की गई है, जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज देहरादून और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। वहीं भारी से भारी बारिश का भी ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। इसके साथ ही 11 जुलाई के बाद से प्रदेश भर में मौसम हल्की से मध्यम बारिश का रहेगा। बिल्कुल बारिश ठीक ठाक ही लगातार ही मिल रही है। पिछले 24 आवर्स में अच्छी बारिश मिली है। हैवी से वेरी हैवी देहरादून और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के खासकर, और हैवी रहने का दुखा और भी डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिली है। ओवरऑल जो एक्टिविटी रही वो एक्टिव मानसून जो है पास्ट 24 आवर्स में हो रहा है। और आज देखें तो आज भी जो एक्टिविटी है जो दिख रही है ज़्यादा, उसमें देहरादून और बागेश्वर है। इनमें ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम बारिश और साथ ही हैवी से वेरी हैवी रेंस भी जो है इन दो डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। एक दो का हैवी तो ठीक है 13 या 12 में मिल सकती है, अदरवाइज तो जो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है नहीं, हल्की से मध्यम तक ही अनेक जगहों तक में आप ये कह सकते हो तो रहेगी। या इंटेंस स्पेल वगैरह है एका दुक्का वो मिलेगी हिल्स में, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं 11, 12, 13 में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं लग रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।